ओके स्टूडेंट्स, हिस्टैरिसीस को पढ़ते हुए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस को और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, जो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा था या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम जब घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो मैंने बता दिया था घटाना बढ़ाना कैसा होता है, मैंने बता चुका था। जब मैं इसको घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा वो तो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, वो तो घटेगा बढ़ेगा, घटा सकते बढ़ा सकते हैं। लेकिन आई जो है मैग्नेटाइजिंग या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आ रही है। वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपने ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आता है। इसी को हम लोग हिस्टेरेसिस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं। और इस कर्व को आप हिस्टेरेसिस कर्व भी कह सकते हो या नहीं तो BH कर्व भी कह सकते हो। हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व। यहाँ पे देखिए हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। हिस्टेरेसिस लॉस का डिफिनेशन क्या है, पहले हम वो समझेंगे। लॉस ऑफ हीट एनर्जी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी बाय ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, तो लॉस तो है तो बता रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसी एनर्जी भाई, हीट एनर्जी थ्रू और बाय ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके बार बार सुन करके आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्कूल का लेक्चर नहीं है कि एक बार टीचर का आप लेक्चर मिस कर गए तो दोबारा आप नहीं सुन सकते हो। ये बार बार आप सुन सकते हो कि मैंने आपको क्या कहा, ठीक है। कुछ गलत भी कह सकता हूँ, सही भी कह सकता हूँ, तो आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी बाय ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है उसे मैं समझाता हूँ। जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को साइकिल से ले जाया जाता है, साइकिल से, मान लो कि ये यहाँ से ऐसा आया फिर वापस आ रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से यहाँ इधर से इधर आ रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एनर्जी एक्सपेंड होती है। एनर्जी क्या होती है, खर्चा हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, स्पेंड हो जाती है, लॉस हो जाती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है। और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से बाहर हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। लॉस होता है, उसे हम रिकवर नहीं कर पाते, उसे हम वापस नहीं रख पाते, उसे हम लोग कंजर्व नहीं कर पाते, उसे हम रिजर्व नहीं कर पाते, उसे हम स्टोर नहीं कर पाते। वो लॉस हो जाता है, वो बचता नहीं है हमारे पास, लॉस हो जाता है। उसी लॉस को, उसी हीट एनर्जी के लॉस को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और कब होता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई जब एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, जब मैग्नेटाइज करेंगे सब्सटेंस को, तो पहले यहाँ ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसा चलता हुआ फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो उसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जो ग्राफ हमने बताया है, ये साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन किया जाता है तो ही तो मैग्नेटाइज होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। चलिए अब पढ़िए एरिया ऑफ कर्व BH, ठीक है। इसी कर्व में आपको मैग्नेटाइजेशन भी हमने पढ़ाया, डीमैग्नेटाइजेशन भी पढ़ाया, सारा चीज बता दिया हमने। अब देखिए कर्व जो है BH है, इस कर्व को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये जो कर्व का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक इतना जो एरिया है, ये एरिया क्या बताता है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एरिया ऑफ दिस कर्व। इस कर्व के एरिया का क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हीट डिसिपेटेड पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। ये जो हीट एरिया बता रहा है, इस एरिया को B into H एरिया होगा, है ना, जो कुछ भी है। इस एरिया इस कर्व के एरिया को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं और किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, एरिया ऑफ दिस कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट डिसिपेटेड पर साइकिल पर वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, पर साइकिल पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। जो इसका वॉल्यूम है उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे इसका ये जो है हीट एनर्जी डिपेंड करता है। मतलब ये कर्व अगर पतला है, अगर ये कर्व पतला है तो हीट एनर्जी का लॉस कम होगा, अगर ये मोटा है तो हीट एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, हीट एनर्जी ज्यादा डिसिपेट होगी, ज्यादा निकलेगी, ठीक है। तो हमें सब्सटेंस बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बनाते हैं, तो लॉस कितना हो रहा है वो भी मायने रखता है। ये कर्व अपने आप में लॉस बता रहा है, ठीक है। इसी लॉस के आधार पे आप मटेरियल को क्लासिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो ग्राफ मैंने बताया है, ये ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड करता है,
तो ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। तो जिस सब्सटेंस का जैसा होगा, जैसे कि सॉफ्ट आयरन का कम होता है, हार्ड आयरन का ज़्यादा होता है, या स्टील का ज़्यादा होता है ना, जो हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल के ओरिजिनल नेचर पे, कौन से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आप स्टडी कर रहे हो, वो भी ये बता रहा है। ठीक है, इसीलिए कर्व काफ़ी इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।